अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। चैप्टर हमारा बायोकेमिस्ट्री स्टडी चल रही थी। हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड स्टडी करने के बाद हमने डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्टडी किया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक स्टडी करने के नेक्स्ट टॉपिक हमारा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में हमने स्टडी किया कि जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस की फ्रॉम विच अमाइनो एसिड्स। ऐसे ही हम आरएनए में स्टडी करेंगे। आरएनए की कंपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए राइबोज शुगर, आरएनए इज द राइबोज शुगर, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से जैसे हमने कहा डबल हेलिक्स स्टडी किया है, इसमें हम सिंगल हेलिक्स स्टडी करेंगे जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर। And the structure will this like a single stranded structure responsible for putting the genetic information for the genetic information to work in the cell for to build proteins, to work in the cell to build proteins from amino acids, अगर हम दोनों के फंक्शन देखें तो डीएनए और आरएनए में दोनों में इतना खास फ़र्क नहीं है। डीएनए जो है वो सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन दोनों के फंक्शन जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन इसलिए हैं कि अमाइनो एसिड से इनके पास जो जेनेटिक सीक्वेंस है प्रोटीन्स का, उन्होंने क्या करना है, अमाइनो एसिड्स को कमांड करना है, फिर उनको कंबाइन करना है। उन्होंने कमांड करनी है कि आया क्या हो, अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के पॉलीमराइजेशन का फिनोमेना अकर करे। जब पॉलीमराइजेशन का फिनोमेना अकर होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जो ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट रोल लाइक मैसेंजर, कि आरएनए का जो रोल है वो लाइक मैसेंजर है। इन मैसेंजर वी स्टडी दैट टू कन्वे मैसेज, कि मैसेंजर का काम होता है वो क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। आरएनए का फंक्शन भी यही है कि वो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है। फॉर एग्जांपल इसमें कि अगर हमारा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगे तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन हाथ पुल आउट करते हैं। लेकिन उसका मैकेनिज़्म क्या है कि वो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वो एक कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म है, लेकिन आरएनए क्या है, मैसेंजर है। इसी तरह उस मैकेनिज़्म में आरएनए के वो क्या होगा, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो कैरिड आउट होगी। वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को कमांड करेगा कि वो आया एक सीक्वेंस के ज़रिए प्रोटीन बनाएं। नेक्स्ट आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, RNA is synthesized by DNA to transmit genetic information, to transmit जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कि आरएनए जो है वो डीएनए से सिंथेसाइज होगा। कैसे सिंथेसाइज होगा, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और आरएनए एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, और दोनों किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से ही। इसलिए डीएनए से क्या होगा, आरएनए मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। फंक्शंस ऑफ आरएनए, कि अब हम फंक्शंस देखेंगे आरएनए कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस में आरएनए receives, reads,
decodes and uses the given information to synthesize new proteins। फंक्शंस ऑफ आरएनए में कि आरएनए रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, रिसीव करेगा अमाइनो एसिड्स के ज़रिए कि अमाइनो एसिड ने जो हमें जो सीक्वेंस मिला है उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके उसकी रीडिंग होगी। बाद में डिकोडिंग में कि हम ये फ़र्क ज़ाहिर होगा कि डिकोड करके हमने अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इस तरह जो नए प्रोटीन्स हैं वो मैन्युफैक्चर या सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज आरएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल RNA is responsible for directing the synthesis of new proteins। कि आरएनए रिस्पॉन्सिबल है नई प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। नई प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आरएनए जो है वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसने डायरेक्ट डिकोडिंग करनी है। जो हमें डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन कोड के ज़रिए मिलेगी, जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड स्टडी किए थे डीएनए में, वो कोड्स क्या होंगे, वो ट्रांसफर होंगे एक फर्दर ऐसी जगह या उस सेल में जाकर कोड को ट्रांसफ़र होगा। जैसे हम ऑर्डर देते हैं किसी भी ह्यूमन को या किसी भी मैन को कि जाके तुमने ये काम करना है, तो वो क्या करता है उस जगह पर जाके वो काम करता है। इसलिए डीएनए भी कोड्स के ज़रिए ऑर्डर या कमांड करता है। वो क्या कहते हैं इन अनदर सेल के दूसरे सेल में जाकर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। फिर क्या होता है दूसरे सेल में जाकर वो उसकी डिकोडिंग के बाद एक सीक्वेंस के ज़रिए क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसकी डिकोडिंग के बाद हम न्यू प्रोटीन्स बनाते हैं। तो न्यू प्रोटीन्स में आरएनए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है? डीएनए सिंथेसाइज करता है एंड पासिस इंफॉर्मेशन एंड instructions। DNA synthesize and passes information and instructions to RNA कि RNA में हमने instructions उसको पास की। Then the function of RNA is RNA का फंक्शन होगा वो synthesize according to the given instructions कि डीएनए अगर सिंथेसाइज किया है और पास की इंफॉर्मेशन ने डीएनए कोडिंग विद द प्रोसेस ऑफ कोडिंग के कोडिंग के ज़रिए इसने इंस्ट्रक्शंस पास की हैं। इंस्ट्रक्शंस पास करने के बाद हमने ये देखा कि जो डीएनए ने कोडिंग की है आरएनए उसको रीड एंड डिकोडिंग करेगा। आरएनए रीड्स receives and decodes क्या रहे उस कोडिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेगा, रिसीव करेगा, देन रीड करेगा, फिर इसकी डिकोडिंग करके जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस करेगा। कि आफ्टर दिस प्रोसेस डीएनए एंड आरएनए के प्रोसेस के बाद एंड आरएनए इस प्रोसेस के बाद हमें प्रोटीन्स में हमारी सिंथेसाइज हो जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी और हमने जो प्रोटीन है उसको मैन्युफैक्चर कर लिया होगा। ये है हमारा टॉपिक राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द साइड ऑफ द टॉपिक ऑफ आरएनए। कैंसर होती है अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एंड बायोलॉजी डैमेज्ड टू डीएनए कि डीएनए का जब डैमेज होगा तब क्या होगा कैंसर डिजीज़ अकर करेगी। लेकिन अगर हम इंटरफेयरिंग मैकेनिज्म के रेप्लिकेशन या पासिंग इंफॉर्मेशन करें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए
replication and passing of DNA and information। जैसे हमने स्टडी किया है कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस में अगर डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कोडिंग करता है उस कोडिंग में कोई भी डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी हो तो फिर क्या होगा, जो सेल्स की ग्रोथ होगी या प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो अकर नहीं होगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस अकर नहीं होगी तो फिनोमेना नहीं चलेगा, और जब वहाँ फिर डीएनए की रेप्लिकेशन या डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगी। सो अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, कैंसर क्योर किया जा सकता है। कैंसर की क्योरिंग, cancer is cured by understanding mechanism of action of DNA। कैंसर इज क्योर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीएनए, कि डीएनए का जो मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस का, अगर हम उसकी रीडायरेक्शन करें या उसको अंडरस्टैंड करें तो फिर जाकर हम कैंसर क्योर कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर का जो मेन कॉज है वो है एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जब प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी आ जाए, जब डीएनए की सेल में एबनॉर्मलिटी आ जाए, क्योंकि डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के लिए, और न्यूक्लियस को एज अ ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसलिए कैंसर की जो एबनॉर्मलिटी या कैंसर की जो डिजीज़ है तब अकर करेगी। इसलिए हम इसके क्योरिकेशन में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए को स्टडी करें कि अगर मैकेनिज्म में कोई एबनॉर्मलिटी आए तो हम उसको रिट्रैक्ट कर दें, कि यानी उस प्रोटीन को दोबारा की कोडिंग में ले जाएं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिकली पूरी की पूरी जाए, उसमें कोई मिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। Vitamins in 1912 a scientist Hopkins 1912 में हॉपकिंस ने किया एडिशन, कहता है एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं, अदर सब्सटेंसेस which are essential for normal growth। कहता है अदर सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अलावा जो अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल हैं, उसको क्या करेंगे हम, उनका क्या नाम होगा, उनका क्या हम स्टडी करेंगे। उसने इसके ऊपर डिस्कवरी की कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं लेकिन हमें फिर भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए कुछ और सब्सटेंस का यूज़ करेगी। फिर उसने अपनी डिस्कवरी को, अपनी थ्योरी को मज़ीद मॉडिफाई करने के लिए विटामिन की डेफिनेशन बनाई। ऑल्दो these substances which were discovered by Hopkins, although these substances were needed according to this theory in small quantity, although these substances were needed in small quantity, yet these substances are called accessory growth factors। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ हॉपकिंस, उसने कहा जो दूसरे सब्सटेंसेस, जैसे हमने फ्रूट्स में से दूसरे सब्सटेंसेस लिए कि जो हमारी खुराक है, जो हमारी डाइट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो मौजूद हैं, प्रोटीन भी मौजूद है, फैट्स भी मौजूद है, इनकी यूटिलाइजेशन हो रही है, इनकी ब्रेकडाउन हो रही है, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, लेकिन कुछ और मज़ीद सब्सटेंसेस हमें चाहिए जो क्या करें, बॉडी की ग्रोथ को बेहतर बना सके, उनकी यूटिलाइजेशन लाजमी है। बेशक वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर जो एनर्जी
ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट 9.3 कैलोरीज करते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स 9.4 कैलोरीज, लिपिड्स 9.1 कैलोरीज। इस तरह हमें विटामिन्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। फिर उसने उसको नाम दिया असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस। नेक्स्ट द न्यू साइंटिस्ट लेटर ऑन, कुछ देर बाद न्यू साइंटिस्ट था फंक, न्यू साइंटिस्ट नेम फंक प्रपोज्ड द नेम ऑफ विटामिन्स कि हॉपकिन की थ्योरी के मुताबिक उसने कहा था कि असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स मैंने डिस्कवर किए हैं कि ये बॉडी की के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इनकी यूटिलाइजेशन बहुत नेसेसरी है। लेकिन लेटर ऑन फंक प्रपोज द नेम ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर द असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, vitamins are the accessory growth factors which are needed in small amount. Vitamins are accessory growth factors and are needed in very small amount. The most vitamin B1 name thiamine, vitamin B1 thiamine, vitamin B12 cyanocobalamin, cyanothiomin। ये फंक की डिस्कवरी थी। फंक ने विटामिन B1 थायामिन डिस्कवर किया, नेक्स्ट विटामिन B12 साइनोथायामिन डिस्कवर किया कि वो कहता है कि हमारी बॉडी में साइनोथायामिन विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। इसमें क्या होगा, ये विटामिन बहुत, हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तो यूटिलाइज़ किए, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरीड आउट हो रहा है, लेकिन विटामिन्स भी लाजमी हमारी बॉडी में चाहिए। विटामिन B12 जैसे वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। 2 डिवीजन्स हैं विटामिन की, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। टर्न बाय टर्न हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन। बाय द नेम वी विल डिस्कस फैट। हमने स्टडी किया फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। Soluble mean solubility, and vitamins are the accessory growth factors. According to definition, the vitamins which dissolve in fats are called fat soluble विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हों उनको हम फैट सॉल्युबल कहते हैं। जस्ट लाइक अगर हमने वो विटामिन इनटेक किए हैं तो वो किस में सॉलिड होंगे, सिर्फ फैट्स में। किस में सॉल्युबल होंगे, सिर्फ फैट्स में, क्योंकि उनकी वो इन द वाटर दे आर नॉट सॉल्युबल बिकॉज दे आर नॉन पोलर। द विटामिन्स आर, फिर उन्होंने नाम डिस्टिंग्विश किए इन विटामिन के जो फैट सॉल्युबल है, A, D, E एंड K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। कहता है ये जो विटामिन हैं ये सिर्फ फैट में सॉल्युबल होंगे। अगर हम इनका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट मौजूद होगी ये क्या करेगी, इन विटामिन को अपने अंदर सॉल्युबल करके इनकी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस कैरीड आउट होगा। इफ विटामिन्स are taken in large quantity, इनको large quantity they accumulate in the body
and cause diseases. असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था कि हमें ये बहुत कम मिकदार में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम इनकी इनटेक जो है ज़्यादा अमाउंट में ले लें तो फिर ये क्या करती हैं, कॉजेज़ डिजीज़, ये बीमारियाँ फैलाव करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लें तो वो बायस वो कोई ना कोई बीमारी कॉज ज़रूर करेगी, वो बायस मुश्किल होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो विटामिन हमने यूटिलाइज़ की हैं उसकी अमाउंट जो है हमने एक बैलेंस डाइट में एक्यूरेट रखी है कि हमने हमारी बॉडी को पर डे के हिसाब से इतना विटामिन की ज़रूरत होती है। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कॉज करेंगे हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को। जस्ट लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन accumulation of vitamin D in body causes bone pain and bone-like deposits on kidney। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इंटेक कर लें तो उसका भी कॉज हमारी किडनी में होगा, क्योंकि किडनी में क्या है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अब अदा करती है। किडनी हमारी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेट का काम करती है, इसलिए जब हम विटामिन डी को ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी बोन पेन कॉज करेगा, हमारी हड्डियों में दर्द करेगा। क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों को ज़रूरत होती है, लेकिन वो एक अमाउंट उसकी फिक्स्ड है कि हमने इस अमाउंट से ज़्यादा विटामिन डी नहीं यूटिलाइज़ करना। अगर हम उस अमाउंट से ज़्यादा विटामिन डी यूटिलाइज़ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी में बोन पेन कॉज करेगा। उसके बाद बोन लाइक डिपॉजिट्स ऑन द किडनी, जब ब्लड फिल्टर होगा, क्योंकि विटामिन सारे तो या प्रोटीन जितनी भी एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे अब्जॉर्बेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब हुए होते हैं। जब उनकी अब्जॉर्बेशन क्लियर आउट होती है तो फिर उस अब्जॉर्बेशन के तहत जो वो क्या है, जब उनकी फिल्ट्रेट का अमल चलता है तो वो फिल्ट्रेट बोन लाइक डिपॉजिट्स किडनी में छोड़ देते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो देखते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर उसके प्रोडक्ट्स जो सॉलिड मटेरियल होता है वो हमें मिलता है। उसी सॉलिड मटेरियल से बात करते हैं कि वो जो है सॉलिड जो डिपॉजिट्स होंगे वो किडनी पे दे गया। ये था ज़्यादा इंटेक या एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ विटामिन डी। देयर डेफिशिएंसी आल्सो कॉजेज डिजीजेस। Their deficiency also causes diseases। कि जैसे अभी हमने बात की कि अगर उनकी एक्सेस एक्यूमुलेशन ज़्यादा खाने से बीमारी हो सकती है, इसलिए कम खाने से भी वो डिजीज़ हो सकती है। जैसे अगर हमने विटामिन डी की अमाउंट, लेट्स सपोज एन एग्जांपल, विटामिन डी हमारी बॉडी में पर डे 1.5 चाहिए, 1.5 ग्राम। लेट्स सपोजिंग एन एग्जांपल, विटामिन डी हमें पर डे 1.5 ग्राम चाहिए। अगर हम यहाँ लेस अमाउंट 0.5 ग्राम लें पर डे, 0.5 ग्राम लेने से क्या होगा, डिजीज़ अगर करेगी, हमारी बोन की ग्रोथ नहीं होगी, बोन ग्रोथ विल नॉट अकर, no strength of bone, no strength of bone and bone pain, कि जब हड्डी मजबूत होगी तो हड्डियों में दर्द होगी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, अगर हम 2.5 ग्राम पर डे 2.5 ग्राम पर डे करें, नेक्स्ट डिजीज सेम, बोन पेन, बोन लाइक डिपॉजिट्स ऑन किडनी, के बोन लाइक डिपॉजिट्स होंगे किडनी में। कि अगर हमने लेस इनटेक किया या हाई इनटेक किया है, बात दोनों में वही है कि दोनों डिजीज़ कॉजिंग है। इसलिए हमें इनकी जो अमाउंट हमारी बॉडी को जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए फिक्स्ड है, वो बैलेंस डाइट के हिसाब से हमें वही लेनी चाहिए। हमने इसकी जो मिकदार है उसमें ऊंचा बढ़ाओ या कमाओ नहीं करना चाहिए, कम ना हो ना बढ़े, इसलिए क्योंकि ये दोनों डिजीज़ कॉजिंग हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में एग्जाम्पल्स, विटामिन ए,
विटामिन ए की स्टडी, विटामिन ए स्टडी में हम सोर्सेज, यूजेस एंड डिजीज़ कॉज करते हैं कि सोर्सेज किन के ज़रिए हमें विटामिन ए मिल सकते हैं। सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट से एग्स, ऑयल्स, फैट्स, dairy products, eggs, oils and fats. Next, it can be obtained from beta carotene in vegetables, carrots एंड लीवर। कि हमें जो सोर्सेज ऑफ विटामिन हैं हमें डेयरी प्रोडक्ट से, एग से, ऑयल से, फैट्स, बीटा कैरोटीन, वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लीवर, इन सब में से ये तमाम चीज़ें क्या हैं, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है कि हम इन सोर्सेज के ज़रिए विटामिन ए यूटिलाइज कर सकते हैं। इनकी यूजेस विटामिन ए यूजेस maintains health of epithelium, maintains health of epithelium, acts on retina dark adaptation एंड मैकेनिज्म। कि विटामिन ए की यूज में ये हेल्थ एपिथेलियम सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। हेल्थ की मेंटेनेंस से हम स्टडी करते हैं कि एपिथेलियम सेल्स की मेंटेनेंस के बाद हमने ये रेटिना आई में मौजूद होता है हमारा रेटिना, जो डार्क स्पॉट होता है ये उसको मेंटेन करता है, रेटिना की को एक्टिव रखता है और रेटिना की एक्टिवनेस के बाद उसकी हेल्थ को मेंटेन रखता है कि हमारी आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ये थी उसकी यूजेस ऑफ द विटामिन ए। नेक्स्ट, डिजीजेस। कि विटामिन ए की इनटेक के साथ हमें क्या डिजीजेस हो सकते हैं। इफ विल इनटेक इन एक्सेस क्वांटिटी, if we will take vitamin A in excess quantity or in less quantity than the balanced diet, we will have night blindness, which is the major disease, and eye inflammation. Night blindness ऐसी disease है in which we are not able to see आफ्टर मिडनाइट। नाइट ब्लाइंडनेस होता है रात का अंधापन। कि हमें विटामिन ए के डिजीज़ से क्या होगा, अगर हम विटामिन ए के इनटेक को लेस कर दें, उसकी अमाउंट को लेस कर दें, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ हो सकती है। ये क्या करेगा, हमारे रेडोप्सिन प्रेजेंट इन द आई उसको इन्फेक्ट करेगा। कि हमारी आई में जो रेडोप्सिन प्रेजेंट है उसको इन्फेक्ट करेगा, उसकी इन्फेक्शन से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है इन विच वी आर नॉट एबल टू सी आफ्टर मिडनाइट, यानी शाम के बाद हमें रात को कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इफेक्ट किया हमारी आइज़ के रेटिना को। ये थी पहली डिजीज़। नेक्स्ट इज आई इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी आई का सूजना, यानी हमारी आई जो है वो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। जब आई की स्वेलिंग होगी तो रेटिना विल बी डिसेबल्ड, कि रेटिना कोई काम या कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दिस इज आर द डिजीज ऑफ विटामिन ए, सोर्सेज, यूजेज एंड डिजीजेज। अ कंप्लीट स्टडी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। Vitamin D sources just like vitamin A, fish liver, dairy products, oils, fats. Vitamin D is
also obtained through skin when it is exposed to sunlight. When it is exposed to sunlight है. सोर्सेज ऑफ विटामिन डी में फिश लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, फैट्स. विटामिन डी इज ऑल्सो obtained थ्रू स्किन when it is exposed to the sunlight. कि जब हम विटामिन डी हम उस तरीके से भी ले सकते हैं जब हम धूप में बैठेंगे, जब हमारी जो बॉडी है उसका जो इंट्रैक्शन है वो सन के साथ होगी. कैसे? सन की जो रेडिएशन सबमिट होगी उसमें विटामिन डी की भरपूर सोर्स है. सन रेडिएशंस आर द ग्रेट सोर्स ऑफ सन रेडिएशंस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी. कि हम विटामिन डी को बड़ी इजीली हम सन से ऑब्टेन कर सकते हैं. कि इफ़ वी विल सिट 5 to 10 मिनट्स इन द ब्राइट सनलाइट, कि अगर हम सनलाइट में बैठेंगे तो हमें जो है विटामिन डी की सोर्स से हमें मुफीद यासिब होंगे. यस, नेक्स्ट इज यूजेस मेंटेन्स यूजेस ऑफ विटामिन डी. Vitamin D. In use of vitamin D maintains and has a role of absorption of calcium, which is essential for the healthy bones. फॉर दी हेल्दी बोन्स वी कैन से कि विटामिन डी की जो ज़रूरत है वो किसके लिए है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए. अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब करना. अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज यूज फॉर बोन फॉर्मेशन. क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी है. तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कैसी होगी? विटामिन डी इज़ हेल्पफुल. कि विटामिन डी है कि ज़रूर की साथ रहकर या की वजह से जो है कैल्शियम के साथ अब्जॉर्प्शन होगी, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होगी. और जो ही कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होगी हमारी बोन की फॉर्मेशन होगी, बोन स्ट्रेंथ में इंक्रीज होगा और बोन हेल्थ उसकी मेंटेन रहेगी. कि बोन की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी. दैट्स व्हाई वी यूज़ विटामिन डी इन एक्सेस क्वांटिटी सो दैट आवर बोन्स आर स्टेबल एंड बिकम हेल्दी. डिजीजेस विटामिन डी, rickets, disease of bone. Just of all we have studied in the uses that vitamin D is used for the absorption of calcium for the bone strength, and that's why if we don't कि अगर हम विटामिन डी यूज़ नहीं करेंगे तो हमें रिकेट्स डिजीज़ हो जाएगी. रिकेट्स किस वजह से होगी? जब कैल्शियम अब्जॉर्ब भी नहीं होगा. जब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी उसमें हेल्पफुल नहीं होगा, उसकी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैरिड आउट नहीं होगा तो बोन को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, बोन को कैल्शियम नहीं मिलेगा. तो कैल्शियम की वजह से बोन की वीकनेस होगी और जो ही वो बोन की वीकनेस अकर करेगी तो साथ ही वो डिजीज़ रिकेट्स अकर करेगी. दिस वॉज अ कंप्लीट स्टडी ऑफ विटामिन सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन with the example of vitamin A and D. And the next is water soluble vitamins. Water soluble vitamins. Water soluble vitamins, those vitamins which are dissolved, those vitamins which are dissolved in water are called water soluble vitamins. These are vitamins B complex, vitamin B complex and vitamin C. Vitamin B complex is used because
It consists of 10 vitamins. 10 vitamins type which are related with बी। क्या विटामिन बी को बी कम्प्लेक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 10 किस्म के मज़ीद विटामिन हैं जो कि क्या है उसकी टाइप, जस्ट वी स्टडी बिफोर, B1 thiamine and the most common B12 cyanothiamine। कि विटामिन की जो टाइप्स है जस्ट लाइक ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसकी जो है उसकी वैल्यू ये है कि B1 B12 B3 B4 एंड सो ऑन। इस तरह के 10 टाइप्स की विटामिन से हम बी में स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको विटामिन बी कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने फंक की डिस्कवरी में स्टडी किया कि B1 thiamine एंड B12 cyanothiamine इज अ टाइप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड बी कम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज ascorbic acid। ascorbic acid, next water soluble vitamins are excreted through excretion process carried out of body। कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस से हम आउट ऑफ द बॉडी रैपिडली कर सकते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन हम नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होते, जिसकी वजह से उनका एक्सक्रीशन कैरिड आउट इतनी स्पीडली या रैपिडली नहीं हो सकती। इसलिए हैंस विटामिन आर नॉट टॉक्सिक, विटामिन आर नॉट टॉक्सिक। के विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये हार्मफुल नहीं है इफ़ we intake in large amount। फैट सॉल्युबल विटामिन को अगर हम लार्ज अमाउंट में इंटेक करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि वो डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट टॉक्सिक बिकॉज इफ वी टेक इन लार्ज क्वांटिटी दे विल नाइदर हार्म आवर बॉडी एंड द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। के विटामिन ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, जिसकी वजह से इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन लिहाजा ये जो है इनकी ज़्यादा हमें लेने की वजह से भी हमें कोई डिजीज़ या बीमारी नहीं होगी। लेकिन डेफिशिएंसी कैन कॉज डिजीज़। इसमें एक ही सूरत हाल ये है कि वो डेफिशिएंसी कॉज करती है डिजीज़। अगर इनकी विटामिन की इंटेक में कोई कमी रह जाए तो फिर हमें जाकर कोई डिजीज़ कॉज होगी, वरना यूटिलाइजेशन में कोई डिजीज़ कॉज नहीं होगी। ये था हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन। कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, वो तो हमें हॉपकिंस साइंटिस्ट ने भी बताया है कि विटामिन एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नाउ वी स्टडी इंपॉर्टेंस। विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ डेवलपमेंट। कि विटामिन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इनके बगैर हमारी हेल्थ जो है उसकी डेवलपमेंट या नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी नहीं अकर हो सकती ही। नेक्स्ट, नेचुरल विटामिन आर ऑर्गेनिक फूड। नेचुरल विटामिन आर ऑर्गेनिक कि कुछ विटामिन जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आवर बॉडी इज़ नॉट एबल टू सिंथेसाइज, यानी हमारी बॉडी उन विटामिन को नहीं बना सकती, वो सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और वो सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स बॉडी में ही पाए जाते हैं। इसलिए हम वो कहाँ से सप्लाई करते हैं, बाय द डायरेक्ट डाइट के ज़रिए हम बादाम कुछ प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स में काउ, फिश, हैन के एनिमल्स में हम ये लेते हैं, एनिमल्स जिनके लिए हमें मीट मटन वगैरह उसके ज़रिए भी हमें ये हमारी डाइट में या डाइटरी सप्लीमेंट के ज़रिए डाइटरी सप्लीमेंट कि हम इनको पाउडर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, फिर जाके ये हमारी एब्सोल्यूट नेसेसरी ग्रोथ कर सकती है। जो ऑर्गेनिक हमारे सब्सटेंसेस हैं वो हमें डाइटरी सप्लीमेंट के ज़रिए भी लिए जा सकते हैं। विटामिन कैन नॉट बी
assimilated without ingesting food, must be taken with food or meal. Regulate the mechanism of body। कि विटामिन जो है वो असेमिलेशन उसकी ये है कि हम उसको फूड के साथ ले सकते हैं या मील, कि कोई भी अगर हम विटामिन B12 लेंगे कि उसको हम फूड या अपने मील या खाने के दौरान नहीं ले सकते, खाने के फ़ौरन बाद हम उसको लेंगे, क्योंकि ये इंजेक्शन के प्रोसेस में नहीं होता, ना ही इनकी डाइजेशन होनी है, ये सिंपली सिर्फ अब्जॉर्प्शन होनी है। और फूड के बाद जब इंजेक्शन हो जाएगी तो फूड डाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है, डाइजेशन के प्रोसेस के बाद उसकी अब्जॉर्बेशन होती है, जब जाके अब्जॉर्बेशन प्रोसेस होता है तब हम इसको मतलब थोड़ी देर बाद खाने के लेते हैं, ताकि ये अब्जॉर्बेशन प्रोसेस में विटामिन जो है हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो रैपिडली चलता रहे, ये रेगुलेट करते रहे, यानी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म रुके ना और वो स्पीड से ही चलता रहे। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन एंड द टॉपिक ऑफ विटामिन। नेक्स्ट हमारे पास है एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑफ द होल चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने सबसे पहले सोर्सेज स्टडी की। सोर्सेज में हमारे पास हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स था। सीरियल्स के बाद हमारे पास फ्रूट, मोनोसेक्राइड्स थे। मोनोसेक्राइड्स की सोर्सेज हमारे पास हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स था। मोनोसेक्राइड्स में हमने ग्लूकोज स्टडी किया, फ्रुक्टोज स्टडी किया एंड ग्लैक्टोज स्टडी किया। नेक्स्ट टाइप्स में हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स थे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, जिसकी हमने यूनिट्स 2 to 9 रखी थी। फ्रूट्स, शुगर केन, बीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोल्ट एंड सीरियल्स, ये थे उसकी सोर्सेज के जिनके ज़रिए हमें ये मिल सकता था। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च और सेलुलोज, जिसमें हमने कहा था पॉलीसेक्राइड 1000 ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसमें जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास सीरियल्स, क्रॉप्स। कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स और सोर्सेज के बाद हमने इसकी यूजेस स्टडी की। यूजेस में हमने स्टडी किया मेनली एज एनर्जी सोर्स, रेगुलेट शुगर लेवल, हेल्प इन डाइजेशन, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रैम्पिंग। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक की अ कंप्लीट एंड कंसेप्चुअल स्टडी। नेक्स्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की में हमने मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, कि हमने कहा कि पेप्टाइड लिंकेज थ्रू कैसे हुई है, हाइड्रेशन के जरिए उसका जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हुआ तो रिमूवल के फौरन बाद जो है अमाइनो एसिड ने कनेक्शन के थ्रू पेप्टाइड लिंकेज के जरिए हमें मिला प्रोटीन्स। फिर हमने सोर्सेज स्टडी की एनिमल्स, मीट, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स। प्लांट्स में हमें पल्सेस एंड बीन्स यूजेस के फॉर्म प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं हमारे सेल का। एंजाइम एज अ कैटलिस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाइड्स यानी लेदर इंडस्ट्री में यूजेस है। गैलाटिन जैसे बेकरी आइटम्स में, पल्सेस जैसे एंड बीन्स फूड। नेक्स्ट लिपिड्स। लिपिड्स की सोर्सेज में हमने स्टडी किया कि लिपिड्स जो है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जब हमने एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट करवाया विद गैलाटिन ग्लिसरीन तो हमारे पास लिपिड्स प्रोड्यूस हुए। लिपिड्स की जो सोर्सेज है हमारे पास एनिमल्स में से बटर एंड घी, प्लांट में से ऑयल्स, क्योंकि ऑयल लिपिड्स जो है इनको ऑयल्स भी बोला जाता है। ये हाई एनर्जी फूड्स एज अ फूड, ऑयल एंड घी, सोप इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन्स। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए सोर्सेज फाउंड इन एवरी सेल, के डीएनए हर सेल में मौजूद होगा और आरएनए भी हर सेल में मौजूद होगा, क्योंकि डीएनए क्या है, ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और आरएनए वर्क करता है लाइक एज अ मैसेंजर, यूजेस स्टोर पास एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक जनरेशन से अगली जनरेशन, फिर उससे अगली जनरेशन क्या होगा, यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कोडिंग और सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस का फंक्शन चलता रहेगा। नेक्स्ट इन द लास्ट विटामिन्स, असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं। हॉपकिंस ने हमें बताया कि असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लेकिन विटामिन्स का जो वर्ड है वो लेटर फंक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमने स्टडी किया फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें से हमारे पास A, D, E एंड K है।
A, D, E and K। वाटर सॉल्युबल में हमारे पास B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। विटामिन B कॉम्प्लेक्स इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास 10 किस्म के यहाँ विटामिन B टाइप पाए जाते हैं, जैसे B1 थायामीन एंड B12 साइनोथायामीन। नेक्स्ट विटामिन C जिसको हमने अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से पढ़ा। उसके बाद हमारे पास थी इंपॉर्टेंस में हमने ये स्टडी किया कि इंपॉर्टेंस में हमारे पास जो विटामिन है वो हमें लाजमी चाहिए, लेकिन हमें किस लिहाज से चाहिए कि आफ्टर फूड हमने लेना है, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से ही कैरिड आउट होते हैं और बॉडी का मेटाबॉलिज्म और बॉडी की रिएक्टिविटी और उसकी जो भी प्रोसेस बॉडी में चल रहे हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ है उसको प्रेफर करते हैं। ये था हमारा चैप्टर बायोकेमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।